और उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात उत्तराखंड की और पहाड़ों पर एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुमाऊं के सभी जिलों में कल यानी कि 7 अक्टूबर को भारी से भारी बारिश की आशंका है और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी कि बारिश काफी तेज होगी और कई जगहों पर भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। वैसे तो कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश होगी। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ से और भी ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। 3 जिलों में कल स्कूल बंद किए गए हैं। अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को भी चौकन्ना किया गया है। तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा डराने वाला हो सकता है, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर 3 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला प्रशासन ने लिया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, और क्या अपडेट, क्या जानकारी मौसम विभाग की तरफ से, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल अमित, आज शाम से लेकर और कल 7 तारीख तक का ये अलर्ट है। खासतौर रेड अलर्ट है कुमाऊं के सभी जिलों में और गढ़वाल के पौड़ी और चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इसके एहतियातन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ने, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के डीएम्स ने सभी स्कूल बंद किए। तीनों जिलों में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सरकार की तरफ से प्रशासन को निर्देश दिए गए कि सभी डिस्ट्रिक्ट अलर्ट पर रहें, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं पिछले 16-17 अक्टूबर को इसी तरह की बारिश कुमाऊं के तमाम जिलों में हुई थी और उससे बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब फिलहाल एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, लोगों को न करने की भी सलाह दी गई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देश है कि अलर्ट पर रहें, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ सभी। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तरकाशी में आए एवलांच की। तो आज का रेस्क्यू ऑपरेशन अब रोक दिया गया है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। द्रौपदी का डांडा के पास बामक ग्लेशियर से आज 12 शव बरामद किए गए। अब तक कुल 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 14 ट्रेनी हैं, जबकि 2 इंस्ट्रक्टर हैं। हालांकि आज खराब मौसम के चलते शवों को उत्तरकाशी में मातली नहीं लाया जा सका। मौसम खुलने के बाद कल ये शव लाए जाएंगे। यहाँ बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी कराई गई थी, हालांकि उसके बाद भी शवों को लाया नहीं जा सका। अब कल इन शवों को ग्लेशियर से लाने की कोशिश की जाएगी। अभी शवों को एडवांस बेस कैंप में ही लाया गया है और अब कल इन शवों को नीचे लाया जाएगा, उसकी कोशिश होगी और उसके बाद बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए मातली लाया जाएगा। 13 ट्रेनीज अभी भी लापता हैं, उनके भी बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। बरामद शवों में 2 इंस्ट्रक्टर हैं और इन दोनों की ही पहचान अभी तक हो पाई है। रूबी रावत और सविता कंसवाल निम में इंस्ट्रक्टर थीं और इनके शवों की पहचान हो गई है। इस पूरे ऑपरेशन में अब निम के 42 लोग ग्लेशियर के पास मौजूद हैं, तो वहीं ग्वास और गुलमर्ग से आई 14 सदस्यों की टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जबकि सेना के 12 और एसडीआरएफ के 8 सदस्य भी मौजूद हैं। एयरफोर्स के 2 चीता हेलीकॉप्टर और 1 ALH हेलीकॉप्टर वहां पर लगाया गया है। हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है कि अपने अपने स्तर से जो भी हो सकता है करें और बचाव और राहत कार्य में जो सहयोग हो सकता है सभी करें। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं और मैं स्वयं भी इसमें मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लगातार संपर्क में सभी लोगों से हैं। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सभी के जो बचाव के काम हैं वो तेज़ी से हों और जो खोज है वो तेज़ी से हो। ग्लेशियर हादसे के तीसरे दिन का रेस्क्यू मौसम खराब होने के कारण रोक दिया गया है। तीसरे दिन इतना जरूर हुआ कि स्पॉट स्थल पर, एवलांच स्थल पर 5 और बॉडीज रिकवर की गई हैं, यानी कि अब 9 बॉडीज अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं। लेकिन उसके बाद अचानक बादलों के घिरने के कारण, मौसम खराब होने के कारण उन बॉडी को उत्तरकाशी यानी कि मातली हेलीपैड पर नहीं लाया जा सका। यहाँ पर दिन भर लोगों की आवाजाही रही। जो परिजन हैं, जिनके जो बच्चे इसमें हताहत हुए हैं, वो दिन भर मातली हेलीपैड पर इंतजार करते रहे, लेकिन लास्ट में नाउम्मीदी ही हाथ लगी। कोई भी बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँचाई जा सकी। लेकिन इतना जरूर है कि अब डोकरानी बामक ग्लेशियर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन पावर भेज दी गई है। इसमें जहां आईटीबीपी के लोग हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रेंड लोग हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ के जवान हैं, तो दूसरी ओर हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग के
14 जवान भी ग्लेशियर एरिया में उतार दिए गए हैं। ये जवान अत्याधुनिक उपकरणों के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कल शुक्रवार को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और गति पकड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि शुक्रवार को मौसम खराब रह सकता है, उससे फिर एक बार ये आशंका भी बनती जा रही है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लापता लोगों को खोजने का ऑपरेशन है, जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर आनी थी, उनमें अभी और भी विलम्ब हो सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, मातली, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में मौजूद एवलांच में लापता लोगों के परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परिजनों का अब जो इंतजार है वो काफी उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट पड़ा है। जिला प्रशासन और निम के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते अब पीड़ित परिजनों का सब्र जवाब देने लगा है। परिजन प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं, तो इधर लापता लोगों के आंकड़े भी पल पल बदलते जा रहे हैं। जिला प्रशासन कुछ तो निम कुछ और ही आंकड़े बता रहा है और इस वजह से भी लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। अभी तो सर कल से मैं चक्कर काट रहा हूं और डीएम ऑफिस भी गया था, विधायक जी के पास भी गया था। थोड़ी देर पहले विधायक जी का फोन आया था कि हाँ उनका जो डेड बॉडी है वो हम नीचे ला रहे हैं, बट अभी आधे घंटे 1 घंटे से मैं एयरपोर्ट में एक हेलीकॉप्टर खाली आया, तो कुछ पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अब पता नहीं क्या होगा, कोई बता नहीं रहा क्लियर इन्फॉर्मेशन। डीएम ऑफिस के बाहर में गया था। 9 महीने सर बेसिक एडवांस और एनआईएम से सारे कोर्स किए थे। वो इंस्ट्रक्टर थी वहाँ पे और उसको मैंने बचपन से एक एक चीज सिखाई थी। वो बहुत अच्छी सिंगर भी थी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। वो हमारे गांव के लिए और उत्तरकाशी। बॉडी अभी जिला प्रशासन को नहीं मिली है। निम वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के पास है। अभी जो निम से मुझे जानकारी मिली है 9 बॉडीज की रिकवरी की बात उन्होंने मुझे बताई है। आप मिसिंग बताइए। आप लोग बार-बार कंफ्यूज कर रहे हैं। कल तक आप लोग बता रहे थे 27 मिसिंग है, आज कितने मिसिंग है? अब उसी के अगेंस्ट 5 बॉडीज और रिकवर हुई हैं। तो मिसिंग कितने माने हम? 22, लेकिन एनआईएम तो 20 बता रहा है। हमें तो जो एनआईएम ने बताया है। पौड़ी के बीरोखाल हादसे में मारे गए बारातियों का आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। बस हादसे में 33 लोगों की मौत हुई और एक साथ चिताएं लगाई गई। लाल ढांग गांव के संदीप की बारात पौड़ी गई थी, लेकिन गहरी खाई में बस गिर गई। अब पूरे गांव में मातम पसरा है और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लाल ढांग इलाके में आज बाजार बंद रहे। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान आज भी बंद रखे। सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। वहीं हरिद्वार प्रशासन ने भी कहा है कि लोगों को रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे। नैनीताल में सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बैठक में भी सीएम ने वर्चुअल हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने राज्य में कृषि पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समस्याओं को सुना। तो हम लोगों ने भी ये कहा है कि यहाँ पर जो भी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उत्तराखंड राज्य में, हम उन सभी पर प्राथमिकता से उस पर काम करेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों को भी इसमें लगाएंगे, अन्य जो हमारे विभाग हैं उनको भी लगाएंगे और डिजिटल मैपिंग फार्मिंग के क्षेत्र में हम पहले ही काम कर रहे हैं, तो हमने समितियों का इसके लिए गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के पास बलिया नाला पर हो रहे भूस्खलन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य एवं भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा भी उपस्थित थे। आपको बता दें, बलिया नाले की वजह से लगातार पहाड़ी का कटान हो रहा है और न्यूज़ 18 भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है। उधर हरिद्वार पंचायत चुनाव में 13 अक्टूबर को ब्लॉक प्रमुख और 14 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि हरिद्वार के 6 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी ही पार्टी के होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह कहना है कि ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के लिए उम्मीदवारों को पूरा समर्थन है और ज्यादातर ब्लॉक में निर्विरोध अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, हमारे पास लगभग 6 के 6 ब्लॉकों में सीट की संख्या से ज्यादा के सदस्य हमारे पास आ चुके हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं इस बार 6 की 6 विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनेंगे।
विधानसभा में साल 2012 से 2021 तक नौकरी में लगे टेम्परेरी कर्मचारी निकाले जा चुके हैं। वहीं अब सवाल राज्य बनने से साल 2011 तक नौकरी में लगे कर्मचारियों पर खड़ा हो रहा है। पूर्व स्पीकर और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि उनके और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल की भर्ती जांच के बाद ही निरस्त हो चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर रितु खंडूरी जल्द पहले हुई भर्तियों पर भी फैसला लेंगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी राज्य बनने से साल 2011 तक की भर्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोई टेम्परेरी नौकरी पर लगा कर्मचारी परमानेंट हो गया, इससे गलती ठीक नहीं हो जाती है, क्योंकि विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया शुरुआत से गलत थी। यदि मेरे दौरान या माननीय कुंजवाल जी के दौरान के विषय की जानकारी आई है तो मैं मीडिया से ही सुनता हूं कि शायद माननीय अध्यक्षा जी ने कहा उससे पहले की भी वो जांच कराएंगी, उसके विधिक राय वो ले रही है। अब चूंकि ये निर्णय, ये विवेक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का है, अब मुझे उम्मीद है कि जल्द वो इस बारे में निर्णय लेंगी। कि जो नियमित हो गए हैं तो क्या अगर उनकी नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से हुई है तो क्या उनकी नियुक्तियां समाप्त नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, ये कानून है। और आप अन्य भर्तियों में उत्तराखंड राज्य के अंदर जो दरोगा भर्ती हुई है उसमें भी तो आप जांच करा रहे हैं। उस जांच में अगर किसी की अनियमित नियुक्ति होगी तो ये कह के छोड़ देंगे कि ये जो है नियमित हो चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा में करीब 250 कर्मचारी बाहर हो चुके हैं, पर जो हैं वो ठीक से काम करें, इस बात का निर्देश स्पीकर रितु खंडूरी ने दिया। रितु खंडूरी ने सभी सेक्शन और अधिकारियों के कमरों और साथ ही अलग अलग कमेटी के ऑफिसर्स का निरीक्षण किया। स्पीकर ने खुद एक कर्मचारी और अधिकारी से पूछा कि उनका काम क्या है और वो करते क्या हैं। इस दौरान स्पीकर ने पूरी व्यवस्था फिट और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए और पूरे कैंपस में साफ सफाई रखने के लिए भी कहा। अपना पूरा विधानसभा का जो परिसर है उसमें हर कमरे में जाकर देखा, अपने अफसरों से, अपने कर्मचारियों से मिली, कैसी साफ सफाई है, बाथरूमों की, लाइब्रेरी में कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूरा जो विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, उन सब पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए और जाकर सभी पूरे दफ्तर में घूमी, सभी के कमरों में घूमी और जायजा लिया। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता जब कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड की राजनीति से ब्रेक की बात कही और अब हरीश रावत हरिद्वार के उपकार की बात कर रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी में ही आने का न्योता दे दिया है। पंचायत चुनाव में तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में कदम नहीं रखा, पर अब हरीश रावत सिर्फ हरिद्वार में दिखेंगे। फिलहाल हरीश रावत राज्य में पार्टी प्रोग्राम से दूर रहेंगे, लेकिन हरिद्वार की जनता का उपकार चुकाने वहां जाते रहेंगे। हरिद्वार से हरीश रावत सांसद रह चुके हैं और अब उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक हैं। तो कहीं हरिद्वार में हरीश रावत की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर तो नहीं? मैं हरिद्वार के लोगों के दुख सुख, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भलाई अच्छाई जो है उन्हीं में जाऊंगा, क्योंकि उनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। जो आपके नैतिक प्रतिबंध है, आप उनसे आप बंधे हुए रहते हैं। हरीश रावत 2017 से अब तक 4 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब हरिद्वार का उपकार चुकाने से क्या हरीश रावत की राजनीति आगे बढ़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को हरिद्वार के बजाय बीजेपी में आने पर विचार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि हरिद्वार संन्यास और तप की भूमि है और सब लोग वहां जाते हैं। कि लगातार जनता उनको नकारे, आज की तारीख तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए और विकास के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। और बड़े बड़े उनके और उनसे पुराने कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और मैं उनसे आह्वान करूंगा, आप विचार करें। और हरिद्वार तो तपस्वी भूमि है और वहाँ तो आदमी वैसे भी जो है जब अपने जीवन से आजीज आदमी आ जाता है तो सन्यास की भूमिका भी लेता है। 73 साल के हरीश रावत साल 2017 से लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए फिलहाल राज्य में सत्ता का द्वार 2027 तक बंद है। ऐसे में हरिद्वार जाने से हरीश रावत को क्या हासिल होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के लिए द्वार जरूर खोल रखे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और खबर देहरादून से, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर पहुंचे, जहां 30 मिनट तक मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल मीडिया से कुछ भी नहीं बोले और सीधे वहां से वापस निकल गए।
वो आए थे, उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी है और मैंने भी उनको बधाई दी है। और चूँकि आप जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 2 पुरस्कार भी हमारे प्रदेश को मिले, मैंने उनको बधाई दी है। चूँकि माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और उसी प्रकार से जो शहरी विकास में इस बार पहली बार हमारे उत्तराखंड को 6 पुरस्कार मिले, तो उन्होंने भी मुझे उसकी शुभकामनाएं दी हैं। और जो जर्मनी का मेरा अपना प्रवास था इस दौरान का, उसकी भी मैंने बात साझा की है। जिस प्रकार से कूड़े प्रबंधन की बातचीत उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया कि वहाँ भी कूड़ा प्रबंधन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और गुरुवार को स्पीकर रितु खंडूरी ने राज्य के 2 बड़े अधिकारियों से मीटिंग की। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मीटिंग विधानसभा ऑफिस में हुई। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक उन्होंने दोनों अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की है और कहा कि अपराध कंट्रोल के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। $25,000 का इनामी बदमाश बॉबी कटारिया अब उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। कटारिया को आज देहरादून में पुलिस के सामने पहुंचना था, लेकिन एक बार फिर वो नहीं पहुंचा। कटारिया ने दून पुलिस को चकमा दे दिया है। एक तरफ तो दिल्ली पुलिस के सामने कटारिया ने सरेंडर किया और फिर उसने जमानत भी हासिल कर ली, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के समन और कोशिश को वो धक्का बता रहा है और अब भी गायब है, फरार है। हालात ये हैं कि दिल्ली पुलिस से तो कटारिया डरा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का उसे कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस भी पूरी तरह से लाचार ही नजर आ रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं आता तो हमारे पास लीगल ऑप्शन है, हम 83 कार्रवाई करेंगे। फर्दर जो अन्य कार्रवाई है, इनाम तो घोषणा हमने कर ही दी है, इनाम की राशि बढ़ाएंगे, 83 कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास लीगल ऑप्शन है, वो उससे बच नहीं सकता है। इधर अल्मोड़ा के डाडा कांडा में दिल्ली के एडीएम का स्कूल और रिजॉर्ट विवादों में आ गया है। आसपास के गांवों के कई युवाओं ने आज वहां पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और रिजॉर्ट को तोड़ने की मांग की। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार पर भी शराब पीकर पहुंचने के आरोप लगे, जिस पर गांव वालों ने नायब तहसीलदार को बंधक बनाए रखा। काफी देर बाद तहसीलदार के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। आपको बता दें, एडीएम प्रेमनाथ को छेड़छाड़ के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया था। किया गया है जो गेट है, ये हमारे ग्रामीणों का रास्ता है। इस रास्ते को बंद करके इन्होंने गेट लगा दिया गया है। हमारे ग्रामीण किस रास्ते से जाएंगे? हमारे ग्रामीणों की बटिया को इन्होंने आज अपने धन पशुओं ने कब्जा करके अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली है। इधर टिहरी में फ्लोटिंग हड्स प्रबंधन पर झील में गंदगी डालने का आरोप लगा है और मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर झील बोट यूनिट ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टिहरी में ली रॉय कंपनी फ्लोटिंग हर्ट्स का संचालन करती है और एग्रीमेंट के मुताबिक गंदगी को बोट से ले जाकर दूसरी जगह पर डालना होता है, लेकिन आरोप है कि नियमों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। सारी की सारी गंदगी झील में ही डाली जा रही है, जिसमें सीवेज भी गंगा नदी में डाला जा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अब प्रशासन ने भी जांच की बात कही है। फ्लोटिंग हट्स पर आरोप लगे हैं गंदगी फैलाने के। जो उसका मलमूत्र होगा, इसको बोट के द्वारा टेक किया जाएगा और बाहर बायोगैस बनाकर इसका समाप्ति की जाएगी। परंतु कंपनी अपने 2-4-5 लाख रुपए के फायदे के लिए इस मलमूत्र को लगातार पिछले 1 साल से टिहरी झील में डाल रहा है। मामला संज्ञान में आया है, कुछ एक वीडियो भी इस संबंध में आई थी, तो उस संबंध में जांच करके फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पहले एक बार जांच कर लेंगे तो उसके बाद। इधर उधम सिंह नगर में कच्चा आढ़तियों के किसानों से धान नहीं खरीदने पर खासा बवाल बढ़ गया। किसानों ने रुद्रपुर गल्ला मंडी में आरएफसी और एडीएम को भी धरने पर बिठा दिया। इस दौरान अधिकारियों और राइस मिलर में तीखी झड़प हो गई। किसानों का कहना है कि सरकारी कांटों पर धान में नमी बताई जा रही है, जिससे औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर किया जा रहा है। किसानों ने शनिवार को जिले की सभी मंडियों को बंद करने का भी ऐलान किया है। आड़ती जो सरकार की धान खरीद करता है, मंडियों में नहीं है,
खटीमा से लेकर जसपुर तक मंडियों के अंदर 1300-1400 रुपए धान की खरीद की किसान की लूट हो रही है। मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है, इस वजह से वो खरीद नहीं पा रहे। तो मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर वाले को जो है कच्चा आड़ती खरीदते थे, लेकिन इस बार कच्चा आड़ती ने अभी कांटे नहीं लगाए हैं, जबकि सबको कोड नंबर हमने दे दिए हैं। नई टिहरी में इन दिनों पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। जिला मुख्यालय में एकमात्र पेट्रोल पंप होने के चलते लोग परेशान हैं और घंटों इंतजार करने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा। बताया जा रहा है कि NH94 पर नरेंद्र नगर के पास रोड टूटने की वजह से हैवी व्हीकल नहीं आ पा रहे हैं और हैवी व्हीकल देवप्रयाग होते हुए नई टिहरी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से टैंकर आने में 3 दिन का वक्त लग रहा है। तो रोड बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। टिहरी में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है क्योंकि हैवी व्हीकल नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल वाले टैंकरों को पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।